अध्याय 2 पप्पाची का पतंगा। ये दिसंबर 19 मौन का एक आसमानी नीला दिन था। यह एक परिवार के जीवन में ऐसा समय था जब कुछ ऐसा होता है जो उसकी छिपी हुई नैतिकता को उसके विश्राम स्थल से बाहर निकालता है और उसे सतह पर लाता है और कुछ समय के लिए तैरता है। स्पष्ट दृश्य में सभी को देखने के लिए एक आसमानी नीला प्लायमाउथ जिसकी पूंछ में सूरज चमक रहा था, कोचीन के रास्ते पर युवा चावल के खेतों और पुराने रबर के पेड़ों को पार कर गया। आगे पूर्व में एक छोटे से देश में, जिसमें समान परिदृश्य, जंगल, नदियां, चावल के खेत, कम्युनिस्ट थे, इतने बम गिराए जा रहे थे कि यह सब 6 इंच के स्टील में समा गया। हालांकि यहाँ शांति का समय था और प्लायमाउथ में परिवार बिना किसी डर या आशंका के यात्रा कर रहा था। प्लायमाउथ पप्पाची, राहेल और एस्था के दादा का हुआ करता था। अब जब वह मर चुका था, तो यह मम्माची का था, उनकी दादी। और राहेल और एस्था तीसरी बार द साउंड ऑफ म्यूजिक देखने के लिए कोचीन जा रहे थे। वे सभी गाने जानते थे। उसके बाद वे सभी होटल सी क्वीन में ठहरने वाले थे, जिसमें पुराने खाने की खुशबू थी। बुकिंग हो चुकी थी। अगली सुबह वे चाको की पूर्व पत्नी, उनकी अंग्रेजी चाची मार्गरेट कोचम्मा और उनकी चचेरी बहन सोफी मोल को लेने के लिए कोचीन हवाई अड्डे पर जाएंगे, जो लंदन से एमेनम में क्रिसमस मनाने आ रहे थे। उस वर्ष की शुरुआत में मार्गरेट कोचम्मा के दूसरे पति, जो कि एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जब चाको को दुर्घटना के बारे में पता चला तो उसने उन्हें एमेनम में आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि वे इंग्लैंड में एकांत, उजाड़ क्रिसमस बिताने के बारे में सोच भी नहीं सकते। यादों से भरे घर में अम्मू ने कहा कि चाको ने मार्गरेट कोचम्मा से प्यार करना कभी बंद नहीं किया। मम्माची ने असहमति जताई। उसे यह मानना अच्छा लगता था कि उसने पहले कभी उससे प्यार नहीं किया था। राहेल और एस्था सोफी मोल से कभी नहीं मिले थे। हालांकि उन्होंने पिछले हफ्ते उसके बारे में बहुत कुछ सुना था। बेबी कोचम्मा से, कोचू मारिया से और यहाँ तक कि मम्माची से भी। उनमें से कोई भी उससे नहीं मिला था, लेकिन वे सभी ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कि वे उसे पहले से जानते हों। ये सोफी मोल क्या सोचेगी वाला सप्ताह था। उस पूरे हफ्ते बेबी कोचम्मा ने जुड़वां बच्चों की निजी बातचीत पर लगातार नजर रखी और जब भी वह उन्हें मलयालम में बात करते हुए पकड़ती, तो वह एक छोटा सा जुर्माना लगाती जो स्रोत पर ही काट लिया जाता। उनकी जेब से पैसे। उसने उनसे पंक्तियां लिखवाईं। अधिरोपण, जिसे वह कहती थी, मैं हमेशा अंग्रेजी में बोलूंगी। मैं हमेशा अंग्रेजी में बोलूंगी। 100 बार। जब वे लिख लेते, तो वह उन्हें अपने लाल पेन से काट देती ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पुरानी पंक्तियां नई सजा के लिए इस्तेमाल न की जाएं। उसने उन्हें वापसी के लिए एक अंग्रेजी कार गीत का अभ्यास करवाया था। उन्हें शब्दों को ठीक से बनाना था और उनके उच्चारण के बारे में विशेष रूप से सावधान रहना था। प्रीनंसिएशन, लो वॉट और ओरवे में राय जोइस, और फिर से मैं कहता हूँ राय जोइस, राय जोइस, राय जोइस। और फिर से मैं कहता हूँ राय जोइस। एस्था का पूरा नाम एस्थेपिन याको था। राहेल का नाम राहेल था। फिलहाल उनके पास कोई उपनाम नहीं था क्योंकि अम्मू अपने पहले नाम पर वापस जाने पर विचार कर रही थी। हालांकि उसने कहा कि अपने पति के नाम और अपने पिता के नाम के बीच चयन करने से महिला को ज्यादा विकल्प नहीं मिलते। एस्था ने अपने बेज और नुकीले जूते और एल्विस पफ पहना हुआ था। उसका विशेष आउटिंग पफ, उसका पसंदीदा एल्विस गाना, पार्टी था। कुछ लोगों को रॉक करना पसंद है, कुछ लोगों को रोल करना पसंद है। वह तब गुनगुनाता था जब कोई नहीं देख रहा होता था, बैडमिंटन रैकेट बजाता था, एल्विस की तरह अपने होंठ मोड़ता था। बैटमूनिन और एग्रोनिन
मेरी आत्मा को संतुष्ट करेगा। कम माफी होगी। एस्था की आंखें तिरछी, नींद भरी थीं और उसके नए सामने के दांत अभी भी असमान थे। राहेल के नए दांत उसके मसूड़ों के अंदर इंतजार कर रहे थे। जैसे कलम में शब्द। ये हर किसी को हैरान कर रहा था कि 18 मिनट की उम्र का अंतर सामने के दांतों के समय में इतनी विसंगति पैदा कर सकता है। राहेल के ज्यादातर बाल उसके सिर के ऊपर फव्वारे की तरह लटके हुए थे। इसे एक लव इन टोक्यो द्वारा एक साथ रखा गया था, एक रबर बैंड पर 2 मोती। लव या टोक्यो से कोई लेना देना नहीं। केरल में लव इन टोक्यो ने समय की कसौटी पर खरा उतरा है, और आज भी अगर आप किसी भी सम्मानित ऑल लेडीज स्टोर पर एक मांगते हैं, तो आपको वही मिलेगा, एक रबर बैंड पर 2 मोती। घड़ी पर समय लिखा हुआ था, 10:02। उसकी एक महत्वाकांक्षा एक ऐसी घड़ी खरीदना था जिस पर वह जब चाहे समय बदल सके, जो उसके अनुसार समय का मूल उद्देश्य था। उसके पीले किनारे वाले, लाल प्लास्टिक के धूप के चश्मे से दुनिया लाल दिखती थी। अम्मू ने कहा कि वे उसकी आंखों के लिए खराब थे और उसने उसे सलाह दी थी कि वह उन्हें यथासंभव कम पहने। उसकी एयरपोर्ट फ्रॉक अम्मू के सूटकेस में थी। उसमें मैचिंग वाली खास निकर थी। चाको गाड़ी चला रहा था। वह अम्मू से 4 साल बड़ा था। राहेल और एस्ता उसे चाचेन नहीं कह सकती थीं क्योंकि जब वे ऐसा करती थीं, तो वह उन्हें चेतन और चेदुथी कहता था। अगर वे उसे अम्मावन कहते थे, तो वह उन्हें अप्पोई और अम्माई कहता था। अगर वे उसे अंकल कहते थे, तो वह उन्हें आंटी कहता था, जो सार्वजनिक रूप से शर्मनाक था। इसलिए वे उसे चाको कहते थे। चाको का कमरा फर्श से छत तक किताबों से भरा हुआ था। उसने उन सभी को पढ़ा था और बिना किसी स्पष्ट कारण के उनमें से लंबे अंश उद्धृत किए थे, या कम से कम कोई भी ऐसा नहीं था जिसे कोई और समझ सके। उदाहरण के लिए, उस सुबह, जब वे गेट से बाहर निकले, बरामदे में मम्माची को अलविदा कहते हुए, चाको ने अचानक कहा, गैट्सबी अंत में ठीक हो गया। यह वही है जो गैट्सबी को परेशान करता है। उसके सपनों के पीछे जो गंदी धूल उड़ती है। उसने अस्थायी रूप से पुरुषों के निष्फल दुखों और अल्पकालिक उल्लास में मेरी रुचि को बंद कर दिया। हर कोई इसके लिए इतना अभ्यस्त था कि वे एक दूसरे को धक्का देने या नजरें मिलाने की जहमत नहीं उठाते थे। चाको ऑक्सफोर्ड में रोड्स स्कॉलर थे और उन्हें ऐसी ज्यादतियों और विलक्षणताओं की अनुमति थी जो किसी और को नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि वे एक पारिवारिक जीवनी लिख रहे थे जिसे प्रकाशित न करने के लिए परिवार को उन्हें पैसे देने होंगे। अम्मू ने कहा कि परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो जीवनी ब्लैकमेल के लिए उपयुक्त उम्मीदवार था, और वह खुद चाको था। बेशक वह तब की बात है, आतंक से पहले। प्लायमाउथ में अम्मू चाको के बगल में सामने बैठी थी। वह उस साल 27 साल की थी, और उसके पेट में ये ठंडा एहसास था कि उसके लिए जीवन जी लिया गया था। उसे एक मौका मिला था। उसने गलती की। उसने गलत आदमी से शादी कर ली। अम्मू ने उसी साल अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, जिस साल उसके पिता दिल्ली में अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए और आईएमएनएम चले गए। पप्पाची ने जोर देकर कहा कि एक लड़की के लिए कॉलेज की शिक्षा एक अनावश्यक खर्च है। इसलिए अम्मू के पास दिल्ली छोड़ने और उनके साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आईएमएनएम में एक युवा लड़की के लिए शादी के प्रस्तावों की प्रतीक्षा करने के अलावा बहुत कम काम था, जबकि वह अपनी मां को घर के कामों में मदद करती थी। चूंकि उसके पिता के पास दहेज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए अम्मू के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया। 2 साल बीत गए। उसका 18वां जन्मदिन आया और चला गया।
उसके माता पिता ने इस पर ध्यान नहीं दिया, या कम से कम इस पर ध्यान नहीं दिया। अम्मू हताश हो गई। सारा दिन वह एमएनएम से भागने और अपने बुरे स्वभाव वाले पिता और कड़वी, लंबे समय से पीड़ित माँ के चंगुल से भागने के सपने देखती रही। उसने कई मनहूस छोटी छोटी योजनाएं बनाईं। आखिरकार एक योजना कामयाब हो गई। पप्पाची ने उसे गर्मियों में कलकत्ता में रहने वाली एक दूर की मौसी के साथ बिताने के लिए राजी कर लिया। वहां किसी और की शादी के रिसेप्शन में अम्मू की मुलाकात उसके भावी पति से हुई। वह असम में अपनी नौकरी से छुट्टी पर था, जहां वह एक चाय बागान के सहायक प्रबंधक के रूप में काम करता था। उसका परिवार कभी अमीर जमींदार था जो विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल से कलकत्ता चला आया था। वह एक छोटा आदमी था, लेकिन अच्छी तरह से बना हुआ था। देखने में अच्छा। उसने पुराने जमाने का चश्मा पहना हुआ था, जिससे वह गंभीर दिख रहा था, और उसके सहज आकर्षण और बचकाने लेकिन पूरी तरह से निहत्थे हास्य की भावना को पूरी तरह से झुठला रहा था। वह 25 साल का था और चाय बागानों में 6 साल से काम कर रहा था। वह कॉलेज नहीं गया था, जिसके कारण उसका स्कूली हास्य था। उसने अम्मू को पहली मुलाकात के 5 दिन बाद प्रपोज किया। अम्मू ने उससे प्यार करने का दिखावा नहीं किया। उसने बस संभावनाओं को तौला और स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि कुछ भी, कोई भी, आयमनम लौटने से बेहतर होगा। उसने अपने माता पिता को अपने फैसले के बारे में सूचित करते हुए पत्र लिखा। उन्होंने जवाब नहीं दिया। अम्मू ने कलकत्ता में एक भव्य शादी की थी। बाद में, उस दिन को याद करते हुए, अम्मू ने महसूस किया कि उसके दूल्हे की आंखों में थोड़ी सी चमक प्यार या शारीरिक आनंद की संभावना पर उत्साह नहीं थी, बल्कि लगभग 8 बड़े पैग विस्की थी। सीधा, साफ। अम्मू के ससुर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे और उनके पास कैम्ब्रिज से बॉक्सिंग ब्लू थी। वे बंगाल एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव थे। उन्होंने युवा जोड़े को एक कस्टम पेंटेड पाउडर गुलाबी फिएट उपहार के रूप में दिया था, जिसे शादी के बाद वे खुद ही चलाकर ले गए, जिसमें सभी गहने और अन्य उपहार थे जो उन्हें दिए गए थे। जुड़वां बच्चों के जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, ऑपरेशन टेबल पर, जबकि उनका पित्ताशय निकाला जा रहा था। उनके दाह संस्कार में बंगाल के सभी मुक्केबाज शामिल हुए। लालटेन जबड़े और टूटी नाक वाले शोक मनाने वालों की भीड़। जब अम्मू और उनके पति असम चले गए, तो खूबसूरत, युवा और चुलबुली अम्मू प्लांटर्स क्लब की चहेती बन गई। वे अपनी साड़ियों के साथ बैकलेस ब्लाउज पहनती थीं और चेन पर सिल्वर लैम्प बस रखती थीं। वे बहुत ज्यादा सिगरेट पीती थीं। बन गया। शराब के नशे में यह एक पैटर्न बन गया। शराब के नशे में हिंसा के बाद शराब के नशे में धुत होकर परेशान करना। अम्मू को बासी शराब की औषधीय गंध से घृणा थी। बन गया। शराब के नशे में हिंसा यह एक पैटर्न बन गया। शराब के नशे में हिंसा के बाद शराब के नशे में धुत होकर परेशान करना। अम्मू को बासी शराब की औषधीय गंध से घृणा थी जो उसकी त्वचा से होकर गुजरती थी और सूखी, पकी हुई उल्टी जो हर सुबह उसके मुंह में पाई की तरह जम जाती थी। जब हिंसा के उसके दौर में बच्चे भी शामिल होने लगे और पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो गया।
तो अम्मू ने अपने पति को छोड़ दिया और वापस अपने माता पिता के पास एमएनएम लौट आई। उन सभी चीजों के लिए जिनसे वह कुछ साल पहले ही भागी थी। सिवाय इसके कि अब उसके 2 छोटे बच्चे हैं। और कोई सपना नहीं। पप्पाची उसकी कहानी पर यकीन नहीं करता था। इसलिए नहीं कि वह उसके पति के बारे में अच्छा सोचता था, बल्कि इसलिए कि उसे यकीन नहीं था कि एक अंग्रेज, कोई भी अंग्रेज, किसी दूसरे आदमी की पत्नी की चाहत रखेगा। अम्मू अपने बच्चों से प्यार करती थी, बेशक, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी आंखें और उन लोगों से प्यार करने की उनकी इच्छा जो वास्तव में उनसे प्यार नहीं करते थे, उसे परेशान करती थी और कभी कभी उसे उन्हें चोट पहुंचाने का मन करता था, बस एक शिक्षा के रूप में, एक सुरक्षा के रूप में। ऐसा लगता था जैसे कि जिस खिड़की से उनके पिता गायब हो गए थे, उसे किसी के भी अंदर आने और स्वागत के लिए खुला रखा गया था। अम्मू को उसके जुड़वां बच्चे छोटे छोटे भ्रमित मेंढकों की जोड़ी की तरह लग रहे थे जो एक दूसरे की संगति में मग्न थे, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले तेज रफ्तार ट्रैफिक से भरे राजमार्ग पर इधर उधर भाग रहे थे, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि ट्रक मेंढकों के साथ क्या कर सकते हैं। अम्मू उन पर कड़ी नजर रखती थी। उसकी सतर्कता ने उसे तनावग्रस्त बना दिया। वह अपने बच्चों को डांटने में तेज थी, लेकिन उनकी ओर से नाराज होने में और भी तेज। खुद के लिए वह जानती थी कि अब कोई और मौका नहीं होगा। अब सिर्फ एमएनएम था, एक सामने का बरामदा और एक पीछे का बरामदा, एक गर्म नदी और एक अचार बनाने वाली फैक्ट्री, और पृष्ठभूमि में स्थानीय अस्वीकृति की निरंतर, ऊंची, कराहती हुई आवाज। अपने माता पिता के घर लौटने के पहले कुछ महीनों में अम्मू ने जल्दी ही सहानुभूति के बदसूरत चेहरे को पहचानना और उससे घृणा करना सीख लिया। पुरानी महिला रिश्तेदार जिनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और कई लड़खड़ाती ठुड्डी थी, रात भर एमएनएम आती थीं ताकि उसके तलाक के बारे में उसे सांत्वना दे सकें। उन्होंने उसके घुटने को दबाया और खुशी मनाई। उसने उन्हें थप्पड़ मारने की इच्छा को रोका, या उनके निप्पल को एक स्पैनर से सहलाया, मॉडर्न टाइम्स में चैपलिन की तरह। जब उसने अपनी शादी की तस्वीरों में खुद को देखा, तो अम्मू को लगा कि जो महिला उसे देख रही है, वह कोई और है। एक मूर्ख गहनों से सजी सूर्यास्त के रंग की साड़ी सोने से चमक रही थी। हर उंगली में अंगूठियां, उसकी धनुषाकार भौहों पर चंदन के सफेद बिंदु। खुद को इस तरह से देखते हुए, अम्मू का कोमल मुंह एक छोटी सी कड़वी मुस्कान में बदल जाता था, शादी की याद में नहीं बल्कि इस तथ्य पर कि उसने खुद को इतनी मेहनत से सजाया था फांसी पर चढ़ने से पहले। ये बहुत बेतुका लग रहा था, बहुत व्यर्थ, जैसे जलाओ लकड़ी को चमकाना। वह गांव के सुनार के पास गई और अपनी भारी शादी की अंगूठी को पिघलाया और सांप के सिर वाली एक पतली चूड़ी बनवाई जिसे उसने राहेल के लिए रख दिया। अम्मू जानती थी कि शादियां ऐसी चीज नहीं हैं जिन्हें पूरी तरह से टाला जा सके, कम से कम व्यवहारिक रूप से तो नहीं। लेकिन अपने जीवन के बाकी समय में उसने साधारण कपड़ों में छोटी शादियों की वकालत की। उसने सोचा कि इससे वे कम भयावह हो जाती हैं कभी-कभी। जब अम्मू रेडियो पर अपने पसंदीदा गाने सुनती थी, तो उसके अंदर कुछ हलचल होती थी। उसकी त्वचा के नीचे एक तरल दर्द फैल गया, और वह एक चुड़ैल की तरह दुनिया से बाहर चली गई, एक बेहतर, खुशहाल जगह पर। ऐसे दिनों में उसके अंदर कुछ बेचैन और बेकाबू होता था, मानो उसने मातृत्व और तलाक की नैतिकता को अस्थायी रूप से अलग रख लिया हो। यहाँ तक कि उसका चलना भी एक सुरक्षित माँ की चाल से बदलकर एक और जंगली तरह की चाल में बदल गया। उसने अपने बालों में फूल लगाए और अपनी आंखों में जादुई रहस्य समेटे हुए थी। वह किसी से बात नहीं करती थी,
वह अपने छोटे प्लास्टिक ट्रांजिस्टर के साथ नदी के किनारे घंटों बिताती थी, जो कि कीनों के आकार का था। वह सिगरेट पीती थी और आधी रात को तैरती थी। वह क्या था जिसने अम्मू को यह असुरक्षित किनारा दिया, यह अप्रत्याशितता की हवा? यह वह था जिससे वह अपने अंदर जूझ रही थी। एक अमिश्रित मिश्रण, मातृत्व की असीम कोमलता और एक आत्मघाती हमलावर का बेकाबू गुस्सा। यह वह था जो उसके अंदर बढ़ता गया और अंततः उसे रात में उस आदमी से प्यार करने के लिए प्रेरित किया जिसे उसके बच्चे दिन में प्यार करते थे। रात में उस नाव का इस्तेमाल करना जिसे उसके बच्चे दिन में इस्तेमाल करते थे। वह नाव जिस पर एस्था बैठी थी और राहेल ने उसे पाया। जिन दिनों रेडियो पर अम्मू के गाने बजते थे, हर कोई उससे थोड़ा सावधान रहता था। उन्हें किसी तरह से लगा कि वह दो दुनियाओं के बीच की छाया में रहती थी, जो उनकी शक्ति की समझ से परे थी। कि एक महिला जिसे उन्होंने पहले ही शापित कर दिया था, अब उसके पास खोने के लिए बहुत कम बचा था, और इसलिए वह खतरनाक हो सकती थी। इसलिए जिन दिनों रेडियो पर अम्मू के गाने बजते थे, लोग उससे बचते थे, उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे चक्कर लगाते थे। क्योंकि हर कोई इस बात पर सहमत था कि उसे वैसे ही रहने देना सबसे अच्छा है। अन्य दिनों में जब वह मुस्कुराती थी तो उसके गालों पर गहरे गड्ढे पड़ जाते थे। उसका चेहरा नाजुक, तराशा हुआ था। उड़ते हुए सीगल के पंखों की तरह काली भौहें, छोटी सीधी नाक और चमकदार, भूरे रंग की त्वचा थी। उस आसमानी दिसंबर के दिन, उसके जंगली, घुंघराले बाल कार की हवा में लहरा रहे थे। उसकी स्लीवलेस साड़ी ब्लाउज में उसके कंधे ऐसे चमक रहे थे जैसे कि वे उसकी स्लीवलेस साड़ी ब्लाउज में कंधे ऐसे उसकी स्लीवलेस साड़ी ब्लाउज में कंधे ऐसे चमक रहे थे जैसे उन्हें पॉलिश किया गया हो। एक उच्च मोम कंधे पॉलिश के साथ। कभी कभी वह सबसे खूबसूरत महिला थी जो एस्था और राहेल ने कभी देखा था, और कभी कभी वह नहीं थी। प्लायमाउथ की पिछली सीट पर एस्था और राहेल के बीच बेबी बैठा था। कोचम्मा, पूर्वनन और अवलंबी बच्चे की दादी। इस तरह से कि दुर्भाग्यपूर्ण कभी कभी सहदुर्भाग्यपूर्ण को नापसंद करते हैं, बेबी कोचम्मा को नापसंद है। जुड़वा, क्योंकि वह उन्हें बर्बाद, पितृहीन विलाप मानती थी। इससे भी बदतर वे थे अर्धहिंदू संकट जिनसे कोई भी स्वाभिमानी सीरियाई ईसाई कभी शादी नहीं करेगा। वह उनके लिए यह महसूस करने के लिए उत्सुक थी कि वे खुद की तरह पीड़ा पर रहते थे। आइमेनिम हाउस, उनकी नानी का घर, जहां उनके पास वास्तव में कोई नहीं था। होने का अधिकार। बेबी कोचम्मा अम्मू से नाराज हो गई, क्योंकि उसने उसे झगड़ा करते हुए देखा था। एक भाग्य जिसे वह, बेबी कोचम्मा ने खुद महसूस किया कि उसने कृपापूर्वक स्वीकार कर लिया है। भाग्य, मनहूस पुरुष रहित महिला की। भाग्य, मनहूस पुरुष रहित महिला की। उदास, फादर मुलिगनकम बेबी कोचम्मा। वह वर्षों से खुद को मनाने में कामयाब रही थी कि उसका अधूरा फादर मुलिगन के लिए प्यार पूरी तरह से उसके संयम और उसके कारण था। सही काम करने का दृढ़ संकल्प। उसने आम तौर पर आयोजित दृष्टिकोण के लिए पूरे दिल से सदस्यता ली कि एक विवाहित बेटी का अपने माता पिता के घर में कोई पद नहीं था। तलाकशुदा के लिए के रूप में बेटी बेबी कोचम्मा के मुताबिक उनका कहीं भी कोई पद नहीं था, और प्रेम विवाह से तलाकशुदा बेटी के लिए, ठीक है, शब्दों का वर्णन नहीं किया जा सकता है।
बेबी कोचम्मा का आक्रोश। एक अंतर समुदाय प्रेम से तलाकशुदा बेटी के लिए। बेबी कोचम्मा ने इस विषय पर चुप रहना चुना। जुड़वा बच्चे यह सब समझने के लिए बहुत छोटे थे, इसलिए बेबी कोचम्मा ने शिकायत की। उन्हें उच्च खुशी के क्षण जब एक ड्रैगनफ्लाई जिसे उन्होंने पकड़ा था, ने एक उठा लिया। अपने पैरों के साथ अपनी हथेलियों से छोटा पत्थर, या जब उन्हें स्नान करने की अनुमति थी। सुअर, या उन्हें मुर्गी से एक अंडा गर्म मिला। लेकिन सबसे बढ़कर उसे उन दोनों के बीच एक दूसरे से मिलने वाले आराम से चिढ़ थी। वह उनसे कुछ प्रतीकात्मक नाखुशी की उम्मीद करती थी। कम से कम हवाई अड्डे से वापस आते समय मार्गरेट कोचम्मा चाको के साथ आगे बैठती थी क्योंकि वह उसकी पत्नी हुआ करती थी। सोफी मोल उनके बीच बैठती थी। अम्मू पीछे चली जाती थी। पानी के 2 फ्लास्क होते थे। मार्गरेट कोचम्मा और सोफी मोल के लिए उबला हुआ पानी, बाकी सभी के लिए नल का पानी। सामान बूट में होता था। राहेल को लगा कि बूट एक प्यारा शब्द है। किसी भी तरह से मजबूत से कहीं बेहतर शब्द। मजबूत एक भयानक शब्द था, बौने के नाम की तरह। मजबूत कोस्बी ओमन, एक सुखद मध्यम वर्गीय ईश्वर से डरने वाला बौना जिसके घुटने नीचे और एक तरफ से अलग होते हैं। प्लाईमाउथ की छत पर एक 4 तरफा टिन लाइन वाला प्लाईवुड बिलबोर्ड था, जिस पर चारों तरफ विस्तृत लेखन में लिखा था, पैराडाइज अचार और संरक्षित। लेखन के नीचे मिश्रित फल जैम और खाद्य तेल में गर्म नींबू अचार की पेंट की हुई बोतलें थीं, जिन पर विस्तृत लेखन में लिखा था, पैराडाइज अचार और संरक्षित। बोतलों के बगल में सभी पैराडाइज उत्पादों की एक सूची और एक कथकली नर्तक था जिसका चेहरा हरा था और स्कर्ट घूम रही थी। उसकी लहराती स्कर्ट के एस आकार के भंवर के नीचे एस आकार के भंवर में लिखा था, स्वाद के दायरे के सम्राट, जो कॉमरेड KNM पिल्लई का अनचाहा योगदान था। ये रुचि लोकतबिंदे रायवू का शाब्दिक अनुवाद था, जो स्वाद के दायरे के सम्राटों की तुलना में थोड़ा कम हास्यास्पद लग रहा था। लेकिन चूंकि कॉमरेड पिल्लई ने उन्हें पहले ही छाप दिया था, इसलिए किसी के पास उनसे पूरे प्रिंट ऑर्डर को फिर से करने के लिए कहने का साहस नहीं था। इसलिए, दुर्भाग्य से, स्वाद के दायरे के सम्राट पैराडाइज अचार लेबल पर एक स्थायी विशेषता बन गए। अम्मू ने कहा कि कथकली नर्तक एक रेड हेरिंग था और उसका किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं था। चाको ने कहा कि इससे उत्पादों को एक क्षेत्रीय स्वाद मिला और जब वे विदेशी बाजार में प्रवेश करेंगे तो यह उनके लिए अच्छा साबित होगा। अम्मू ने कहा कि बिलबोर्ड उन्हें हास्यास्पद बनाता है, एक यात्रा करने वाले सकस की तरह। टेल्फिन के साथ पप्पाची ने दिल्ली में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने और आयमेनम में रहने के तुरंत बाद मम्माची ने व्यावसायिक रूप से अचार बनाना शुरू कर दिया था। कोट्टायम बाइबल सोसाइटी में एक मेला चल रहा था और उसने मम्माची से अपने प्रसिद्ध केले के जैम और कोमल आम के अचार को बनाने के लिए कहा। ये जल्दी बिक गया और मम्माची ने पाया कि उसके पास इतने ऑर्डर थे कि वह संभाल नहीं सकती थी। अपनी सफलता से रोमांचित होकर उसने अचार और जैम बनाने का काम जारी रखने का फैसला किया और जल्द ही खुद को पूरे साल व्यस्त पाया। पप्पाची को सेवानिवृत्ति की बदनामी से निपटने में परेशानी हो रही थी। वह मम्माची से 17 साल बड़ा था और उसे ये जानकर झटका लगा कि वह बूढ़ा हो गया है जबकि उसकी पत्नी अभी भी अपने यौवन पर थी। हालांकि मम्माची के कौनिया शंकु के आकार के थे और वह पहले से ही लगभग अंधा था। पप्पाची अचार बनाने में उसकी मदद नहीं करता था क्योंकि वह अचार बनाने को एक उच्च पदस्थ पूर्व सरकारी अधिकारी के लिए उपयुक्त काम नहीं मानता था। वह हमेशा से ईर्ष्यालु व्यक्ति रहा था।
इसलिए उसे अपनी पत्नी को अचानक मिलने वाले ध्यान से बहुत चिढ़ होती थी। वह अपने बेदाग ढंग से सिलवाए गए सूट में परिसर में इधर उधर घूमता रहा। लाल मिर्च और ताजी पिसी हुई पीली हल्दी के ढेर के चारों ओर उदास घेरे बनाता रहा। मम्माची को नींबू और कोमल आमों की खरीद, तौल, नमक और सुखाने की निगरानी करते हुए देखता रहा। हर रात वह उसे पीतल के फूलदान से पीटता था। पिटाई कोई नई बात नहीं थी। नई बात तो बस ये थी कि वह कितनी बार होती थी। एक रात पप्पाची ने मम्माची के वायलिन का धनुष तोड़ दिया और उसे नदी में फेंक दिया। फिर चाको ऑक्सफोर्ड से गर्मियों की छुट्टियों में घर आया। वह बड़ा हो गया था और उन दिनों बैलियोल के लिए नौकायन करने से वह काफी मजबूत था। आने के एक हफ्ते बाद उसने पाया कि पप्पाची अध्ययन कक्ष में मम्माची को पीट रहा है। चाको कमरे में घुसा, पप्पाची के फूलदान वाले हाथ को पकड़ा और उसे अपनी पीठ के चारों ओर घुमाया। उसने अपने पिता से कहा, मैं नहीं चाहता कि ऐसा फिर कभी हो। कभी नहीं। उस दिन के बाकी समय पप्पाची बरामदे में बैठा रहा और सजावटी बगीचे को घूरता रहा। कोचू मारिया द्वारा लाए गए खाने की प्लेटों को अनदेखा करता रहा। देर रात वह अपने अध्ययन कक्ष में गया और अपनी पसंदीदा महोगनी रॉकिंग कुर्सी बाहर निकाली। उसने उसे ड्राइववे के बीच में रख दिया और प्लम्बर के मन की रिंच से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। उसने उसे चांदनी में वहीं छोड़ दिया। वार्निश की हुई विकर और टूटी हुई लकड़ी का ढेर। उसने फिर कभी मम्माची को नहीं छुआ। लेकिन जब तक वह जीवित रहा, उसने कभी उससे बात भी नहीं की। जब उसे किसी चीज की जरूरत होती तो वह कोचू मारिया या बेबी कोचम्मा को मध्यस्थ के रूप में इस्तेमाल करता। शाम को, जब उसे पता होता कि मेहमान आने वाले हैं, तो वह बरामदे में बैठ जाता और अपनी शर्ट पर बटन लगाता, ताकि यह आभास हो कि मम्माची ने उसकी उपेक्षा की है। कुछ हद तक वह कामकाजी पत्नियों के बारे में आयमैनम के नजरिए को और भी ज्यादा खराब करने में सफल रहा। उसने मुन्नार में एक बूढ़े अंग्रेज से आसमानी रंग की प्लाईमाउथ खरीदी। वह आयमैनम में एक जाना पहचाना नजारा बन गया। अपनी चौड़ी कार में संकरी सड़क पर महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ता हुआ, बाहर से सुंदर दिखने वाला लेकिन पसीने से लथपथ। वह आयमैनम में एक जाना पहचाना नजारा बन गया। अब वह आयमैनम में एक जाना पहचाना नजारा बन गया। अपनी चौड़ी कार में संकरी सड़क पर महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ता हुआ, बाहर से तो वह बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अपने ऊनी सूट के अंदर वह खुलकर पसीना बहा रहा था। वह मम्माची या परिवार के किसी और को इसका इस्तेमाल करने या यहाँ तक कि इसमें बैठने की भी अनुमति नहीं देता था। प्लाईमाउथ पप्पाची का बदला था। पप्पाची पूसा इंस्टीट्यूट में एक इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट था। स्वतंत्रता के बाद, जब अंग्रेज चले गए, तो उसका पदनाम इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट से बदलकर संयुक्त निदेशक एंटोमोलॉजी कर दिया गया। जिस साल वह सेवानिवृत्त हुआ, वह निदेशक के समकक्ष रैंक पर पहुंच गया था। उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका ये था कि उसके नाम पर कोई कीट नहीं था। एक शाम जब वह खेत में एक लंबे दिन के बाद एक रेस्ट हाउस के बरामदे में बैठा था, तो यह उसके पे में गिर गया। जैसे ही उसने इसे उठाया, उसने इसके असामान्य रूप से घने पृष्ठ या गुच्छों को देखा। उसने इसे करीब से देखा। बढ़ती हुई उत्तेजना के साथ उसने उस पर चढ़कर उसे नापा और अगली सुबह उसे कुछ घंटों के लिए धूप में रख दिया ताकि शराब वाष्पित हो जाए। फिर उसने दिल्ली के लिए पहली ट्रेन पकड़ी। टैक्सोनॉमिक ध्यान और उसे उम्मीद थी प्रसिद्धि। 6 असहनीय महीनों की चिंता के बाद पप्पाची को बहुत निराशा हुई जब उसे बताया गया कि उसके पतंगे की पहचान अंततः एक प्रसिद्ध प्रजाति की थोड़ी असामान्य नस्ल के रूप में की गई है, जो उष्णकटिबंधीय परिवार लाइमन्ट्रिडे से संबंधित है।
असली झटका 12 साल बाद लगा, जब एक कट्टरपंथी टैक्सोनॉमिक फेरबदल के परिणामस्वरूप लेपिडोप्टेरिस्ट ने फैसला किया कि पप्पाची का पतंगा वास्तव में एक अलग प्रजाति और जीनस था जो अब तक विज्ञान के लिए अज्ञात था। तब तक, निश्चित रूप से, पप्पाची सेवानिवृत्त हो चुके थे और एएमएनएम चले गए थे। खोज पर अपना दावा जताने के लिए उनके लिए बहुत देर हो चुकी थी। उनके पतंगे का नाम कीट विज्ञान विभाग के कार्यवाहक निदेशक के नाम पर रखा गया था। एक जूनियर अधिकारी जिसे पप्पाची हमेशा नापसंद करते थे। आने वाले वर्षों में, भले ही वह पतंगे की खोज से बहुत पहले से ही बदमिजाज था, पप्पाची के पतंगे को उसके बुरे मूड और अचानक गुस्से के लिए जिम्मेदार माना जाता था। इसका खतरनाक भूत, ग्रे, रोएदार और असामान्य रूप से घने पृष्ठीय गुच्छों वाला, हर उस घर में रहता था जहां वह कभी रहा था। इसने उसे और उसके बच्चों और उसके बच्चों के बच्चों को परेशान किया, मरने के दिन तक। यहाँ तक कि एएमएनएम की दमघोंटू गर्मी में भी, हर एक दिन पप्पाची ने एक अच्छी तरह से प्रेस किया हुआ 3-पीस सूट और अपनी सोने की जेब घड़ी पहनी थी। अपने ड्रेसिंग टेबल पर, अपने कोलोन और सिल्वर हेयर ब्रश के बगल में, उसने एक तस्वीर रखी थी, एक युवा व्यक्ति के रूप में, अपने बालों को नीचे की ओर खिसकाते हुए, वियना में एक फोटोग्राफर के स्टूडियो में ली गई, जहां उसने 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स किया था जिसने उसे इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट के पद के लिए आवेदन करने के योग्य बनाया था। वियना में बिताए गए उन कुछ महीनों के दौरान ही मम्माची ने वायलिन पर अपना पहला पाठ लिया। पाठ अचानक बंद कर दिए गए जब मम्माची के शिक्षक लॉन्स्की टिएफेंथल ने पप्पाची को ये बताने की गलती की कि उनकी पत्नी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थी और उनकी राय में संभवतः संगीत कार्यक्रम की कक्षा में थी। मम्माची ने पारिवारिक फोटो एल्बम में इंडियन एक्सप्रेस की क्लिपिंग चिपकाई जिसमें पप्पाची की मृत्यु की सूचना दी गई थी। इसमें कहा गया था, प्रसिद्ध कीटविज्ञानी श्री बेनान जॉन इपे, जो आईएमएनएम, उन्नयन कुंजू के नाम से लोकप्रिय, के दिवंगत रेव. ई. जॉन इपे के पुत्र थे, को कल रात कोट्टायम जनरल अस्पताल में दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। उन्हें रात 1:05 बजे सीने में दर्द हुआ और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सुबह 2:45 बजे उनका निधन हो गया। श्री इपे पिछले 6 महीनों से अस्वस्थ थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी सोशम्मा और 2 बच्चे हैं। पप्पाची के अंतिम संस्कार में मम्माची रो पड़ी और उसकी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस फिसल गए। अम्मू ने जुड़वा बच्चों को बताया कि मम्माची इसलिए ज्यादा रो रही थी क्योंकि वह उससे प्यार करने की बजाय उससे अभ्यस्त हो गई थी। वह उसे अचार की लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते, चाको ने समझाया, क्योंकि हमें बाहर से बंद कर दिया गया है। और जब हम खिड़कियों से अंदर देखते हैं, तो हमें केवल परछाइयां दिखाई देती हैं। और जब हम सुनने की कोशिश करते हैं, तो हमें केवल फुसफुसाहट सुनाई देती है। और हम फुसफुसाहट को समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारे दिमाग पर एक युद्ध ने कब्जा कर लिया है। एक ऐसा युद्ध जिसे हमने जीता और खोया है। सबसे खराब किस्म का युद्ध। एक ऐसा युद्ध जो सपनों को पकड़ता है और उन्हें फिर से सपने दिखाता है। एक ऐसा युद्ध जिसने हमें अपने विजेताओं की पूजा करने और खुद से घृणा करने के लिए मजबूर किया है। हमारे विजेताओं से शादी करना ज्यादा अच्छा है, अम्मू ने मार्गरेट कोचम्मा का जिक्र करते हुए रूखेपन से कहा। चाको ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने जुड़वां बच्चों को घृणा करने के लिए कहा। इसमें लिखा था, नीचा देखना, अवमानना से देखना, तिरस्कार या तिरस्कार करना। चाको ने कहा कि जिस युद्ध के बारे में वह बात कर रहे थे, सपनों का युद्ध, घृणा का मतलब उन सभी चीजों से था।
चाको ने कहा, हम युद्ध के कैदी हैं। हमारे सपनों के साथ छेड़छाड़ की गई है। हम कहीं के नहीं हैं। हम अशांत समुद्रों में बिना लंगर के चलते हैं। हमें कभी किनारे पर आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हमारे दुख कभी भी इतने दुखद नहीं होंगे। हमारी खुशियां कभी भी इतनी खुशी नहीं देंगी। हमारे सपने कभी इतने बड़े नहीं होंगे। हमारा जीवन कभी इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। मायने रखने के लिए, फिर एस्ता और राहेल को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का एहसास दिलाने के लिए, हालांकि परिप्रेक्ष्य कुछ ऐसा था जिसकी आने वाले हफ्तों में चाको खुद कमी महसूस करेंगे। उन्होंने उन्हें पृथ्वी महिला के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें कल्पना करने के लिए कहा कि पृथ्वी 4600 मिलियन वर्ष पुरानी एक 46 वर्षीय महिला थी जो कि, कहीं तो, अलियाम्मा शिक्षिका जितनी बूढ़ी थी, जिसने उन्हें मलयालम की शिक्षा दी थी। पृथ्वी को वह बनने में पृथ्वी महिला का पूरा जीवन लगा था जो वह थी। समुद्रों का अलग होना, पहाड़ों का उठना। चाको ने कहा कि जब पृथ्वी की महिला 11 साल की थी, तब पहली एकल कोशिका वाले जीव दिखाई दिए। पहले जानवर, कीड़े और जेलीफिश जैसे जीव केवल तब दिखाई दिए जब वह 40 वर्ष की थी। वह 45 से अधिक थी। सिर्फ 8 महीने पहले, जब डायनासोर पृथ्वी पर घूमते थे। चाको ने जुड़वा बच्चों से कहा, जैसा कि हम जानते हैं, पूरी मानव सभ्यता पृथ्वी की महिला के जीवन में सिर्फ 2 घंटे पहले शुरू हुई थी। जितना समय हमें एएमएनएम से कोचीन तक ड्राइव करने में लगता है। चाको ने कहा कि यह एक विस्मयकारी और विनम्र विचार था। विनम्रता एक अच्छा शब्द था, राहेल ने सोचा। दुनिया की परवाह किए बिना विनम्र होना, कि समकालीन इतिहास का पूरा इतिहास, विश्व युद्ध, सपनों का युद्ध, चांद पर आदमी, विज्ञान, साहित्य, दर्शन, ज्ञान की खोज, पृथ्वी की महिला की आंख की झपकी से ज्यादा कुछ नहीं था। और हम, मेरे प्यारे, हम जो कुछ भी हैं और जो भी होंगे, वह सब उसकी आंखों में एक चमक है। चाको ने अपने बिस्तर पर लेटे हुए छत को घूरते हुए कहा। जब वह इस तरह के मूड में होता, तो चाको अपनी रीडिंग अलाउड आवाज का इस्तेमाल करता। उसके कमरे में एक चर्च जैसा माहौल था। उसे परवाह नहीं थी कि कोई उसकी बात सुन रहा है या नहीं। और अगर कोई सुन रहा था, तो उसे परवाह नहीं थी कि वे समझ रहे हैं या नहीं कि वह क्या कह रहा है। अम्मू ने उन्हें अपना ऑक्सफोर्ड मूड कहा। बाद में, जो कुछ भी हुआ, उसके प्रकाश में, ट्विंकल अर्थ वुमन की आंखों में अभिव्यक्ति का वर्णन करने के लिए पूरी तरह से गलत शब्द लगा। ट्विंकल एक ऐसा शब्द था जिसके किनारे झुर्रीदार, खुशनुमा थे। हालांकि अर्थ वुमन ने जुड़वां बच्चों पर एक स्थायी छाप छोड़ी, लेकिन ये हिस्ट्री हाउस था, जो उनके बहुत करीब था, जिसने उन्हें वास्तव में मोहित कर दिया। वे अक्सर इसके बारे में सोचते थे। नदी के दूसरी तरफ का घर, अंधेरे के दिल में मंडराता हुआ, एक ऐसा घर जिसमें वे प्रवेश नहीं कर सकते थे। फुसफुसाहटों से भरा हुआ जिसे वे समझ नहीं सकते थे। तब उन्हें नहीं पता था कि वे जल्द ही अंदर चले जाएंगे, कि वे नदी पार करेंगे और वहां पहुंचेंगे जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। एक ऐसे आदमी के साथ जिससे उन्हें प्यार नहीं करना चाहिए था। कि वे खाने की प्लेट की आंखों से देखेंगे क्योंकि इतिहास उनके सामने खुद को प्रकट करता है पीछे के बरामदे में। जबकि उनकी उम्र के अन्य बच्चों ने अन्य चीजें सीखी। एस्था और राहेल ने सीखा कि इतिहास कैसे अपनी शर्तों पर बातचीत करता है और अपने कानूनों को तोड़ने वालों से अपना हक वसूलता है। उन्होंने इसकी घिनौनी गड़गड़ाहट सुनी। उन्होंने इसकी गंध को सूंघा और इसे कभी नहीं भूले। इतिहास की गंध, हवा में पुराने गुलाब की तरह। ये हमेशा के लिए साधारण चीजों में दुबक जाएगा। कोट हैंगर में, टमाटर में, सड़कों पर टार में, कुछ रंगों में, एक रेस्तरां में प्लेटों में, शब्दों की अनुपस्थिति में,
और आंखों में खालीपन। वे बड़े होकर जो हुआ उसके साथ जीने के तरीकों से जूझते रहेंगे। वे खुद को ये बताने की कोशिश करते कि भूवैज्ञानिक समय के लिहाज से यह एक महत्वहीन घटना थी। धरती की औरत की पलक झपकने भर की घटना। इससे भी बुरी चीजें हो चुकी हैं। इससे भी बुरी चीजें होती रहीं। लेकिन उन्हें इस विचार से कोई राहत नहीं मिलती। चाको ने कहा कि द साउंड ऑफ म्यूजिक देखने जाना एंग्लोफिलिया में एक विस्तारित अभ्यास था। अम्मू ने कहा, अरे, पूरी दुनिया द साउंड ऑफ म्यूजिक देखने जाती है। यह एक विश्व हिट है। फिर भी, मेरे प्यारे, चाको ने अपनी रीडिंग अलाउड आवाज में कहा। कभी नहीं। कम। मम्माची अक्सर कहा करते थे कि चाको आसानी से भारत के सबसे चतुर व्यक्तियों में से एक थे। किसके अनुसार? अम्मू कहती थी। किस आधार पर? मम्माची को कहानी, चाको की कहानी, सुनाना बहुत पसंद था कि कैसे ऑक्सफोर्ड के एक डॉन ने कहा था कि उनके अनुसार चाको प्रतिभाशाली थे और प्रधानमंत्री बनने लायक थे। इस पर अम्मू हमेशा कॉमिक्स में लोगों की तरह हा 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 कहती थीं। उन्होंने कहा, ऑक्सफोर्ड जाने से कोई व्यक्ति चतुर नहीं बन जाता। बी, चतुराई से कोई अच्छा प्रधानमंत्री नहीं बनता। सी, अगर कोई व्यक्ति अचार की फैक्ट्री भी मुनाफे में नहीं चला सकता, तो वह पूरा देश कैसे चला सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, डी, सभी भारतीय माताएं अपने बेटों के प्रति आसक्त हैं और इसलिए उनकी क्षमताओं का सही आकलन नहीं कर पाती। चाको ने कहा, तुम ऑक्सफोर्ड नहीं जाते। तुम ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हो। और बी, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के बाद तुम नीचे आ जाते हो। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम जमीन से जुड़े हुए हो? अम्मू पूछती। तुम निश्चित रूप से जमीन से जुड़े हुए हो, जैसे तुम्हारे मशहूर हवाई जहाज। अम्मू ने कहा कि चाको के हवाई जहाजों का दुखद लेकिन पूरी तरह से पूर्वानुमानित भाग्य उनकी क्षमताओं का एक निष्पक्ष माप था। महीने में एक बार, मानसून के दौरान को छोड़कर, चाको के लिए वीपीपी द्वारा एक पार्सल आता था। इसमें हमेशा एक बलसा एरो मॉडलिंग किट होती थी। विमान को इकट्ठा करने में चाको को आमतौर पर 8 से 10 दिन लगते थे, जिसमें उसका छोटा ईंधन टैंक और मोटर चालित प्रोपेलर होता था। जब ये तैयार हो जाता था, तो वह एस्था और राहेल को उड़ाने में मदद करने के लिए नट्टाकोम के चावल के खेतों में ले जाता था। ये कभी भी 1 मिनट से अधिक नहीं उड़ता था। महीने दर महीने, चाको के सावधानी से बनाए गए विमान दलदली धान के खेतों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे, जिसमें एस्था और राहेल प्रशिक्षित रिट्रीवर्स की तरह अवशेषों को बचाने के लिए भागते थे। एक पूंछ, एक टैंक, एक पंख, एक घायल मशीन। चाको का कमरा टूटे हुए लकड़ी के विमानों से भरा हुआ था। और हर महीने एक और किट आती थी। चाको ने कभी भी किट पर दुर्घटनाओं का आरोप नहीं लगाया। पप्पाची की मृत्यु के बाद ही चाको ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने बैलियो लोअर और अचार बैरन के सपनों के साथ आयमैनम आ गए। उन्होंने अपनी पेंशन और भविष्य निधि को भारत बोतल सील करने वाली मशीन खरीदने में खर्च कर दिया। उनकी ओर, जिसमें उनके साथियों के नाम सोने में अंकित थे, फैक्ट्री की दीवार पर लोहे के हुक्स से लटकी हुई थी। चाको के आने तक फैक्ट्री एक छोटा लेकिन लाभदायक उद्यम था। मम्माची ने इसे एक बड़ी रसोई की तरह चलाया। चाको ने इसे साझेदारी के रूप में पंजीकृत कराया और मम्माची को बताया कि वह स्लीपिंग पार्टनर है। उन्होंने उपकरणों, कैन फ्लिंग मशीन, कड़ाही, कुकर में निवेश किया और श्रम शक्ति का विस्तार किया। लगभग तुरंत ही वित्तीय गिरावट शुरू हो गई। लेकिन आयमैनम हाउस के आसपास परिवार के चावल के खेतों को गिरवी रखकर चाको द्वारा उठाए गए असाधारण बैंक ऋणों से कृत्रिम रूप से इसे बढ़ावा मिला। हालांकि अम्मू ने फैक्ट्री में चाको जितना ही काम किया था।
लेकिन जब भी वह खाद्य निरीक्षकों या सैनिटरी इंजीनियरों से निपटता था, तो वह हमेशा इसे मेरी फैक्ट्री, मेरे अनानास, मेरे अचार के रूप में संदर्भित करता था। कानूनी तौर पर यह मामला था, क्योंकि एक बेटी के रूप में अम्मू का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। चाको ने राहेल और एस्ता को बताया कि अम्मू के पास कोई टिड्डे स्टैंड आई नहीं है। अम्मू ने कहा, हमारे अद्भुत पुरुषवादी समाज का धन्यवाद। चाको ने कहा, जो तुम्हारा है वह मेरा है और जो मेरा है वह भी मेरा है। अपने आकार और मोटापे के आदमी के लिए उसकी हंसी आश्चर्यजनक रूप से ऊंची थी। और जब वह हंसा, तो वह बिना हिले डुले पूरी तरह से हिल गया। चाको के एमएनएम पहुंचने तक मम्माची की फैक्ट्री का कोई नाम नहीं था। हर कोई उसके अचार और जैम को सोशा टेंडर मैंगो या सोशा बनाना जैम के नाम से पुकारता था। सोशा मम्माची का पहला नाम था। सोशाम्मा। चाको ने ही फैक्ट्री का नाम पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्व्स रखा और कॉमरेड KNM पिल्लई की प्रेस में लेबल डिजाइन और प्रिंट करवाए। पहले वे इसे ज़्यूस पिकल्स एंड प्रिजर्व्स कहना चाहते थे, लेकिन इस विचार को वीटो कर दिया गया क्योंकि हर कोई कहता था कि ज़्यूस बहुत अस्पष्ट है और इसका कोई स्थानीय महत्व नहीं है, जबकि पैराडाइज का है। कॉमरेड पिल्लई के सुझाव परशुराम पिकल्स को इसके विपरीत कारण से वीटो कर दिया गया। बहुत अधिक स्थानीय महत्व। प्लाईमाउथ की छत पर बिलबोर्ड पेंट करके लगाने का विचार चाको का था। अब कोचीन के रास्ते में ये खड़खड़ाने लगा और गिरने की आवाजें आने लगीं। वैकोम के पास उन्हें रुकना पड़ा और इसे और मजबूती से सुरक्षित करने के लिए कुछ रस्सी खरीदनी पड़ी। इससे उन्हें और 20 मिनट की देरी हो गई। राहेल को द साउंड ऑफ म्यूजिक के लिए देर होने की चिंता होने लगी। फिर जब वे कोचीन के बाहरी इलाके में पहुंचे, तो रेलवे लेवल क्रॉसिंग गेट की लाल और सफेद ध्वजा गिर गई। राहेल को पता था कि ऐसा हुआ है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा। उसने अभी तक अपनी उम्मीदों को नियंत्रित करना नहीं सीखा था। एस्था ने कहा कि यह एक बुरा संकेत था, इसलिए अब वे तस्वीर की शुरुआत देखने से चूकने वाले थे। जब जूली एंड्रूज पहाड़ी पर एक धब्बे के रूप में शुरू होती है और बड़ी होती जाती है जब तक कि वह ठंडे पानी जैसी आवाज और पुदीने जैसी सांस के साथ स्क्रीन पर नहीं आ जाती। लाल और सफेद ध्वजा पर लाल चिन्ह पर सफेद रंग में स्टॉप लिखा था। राहेल ने कहा, पॉप्स। एक पीले रंग के होर्डिंग पर लाल रंग में लिखा था बी इंडियन, बू इंडियन। नैडमी युग, नैडमी ईवी, एस्था ने कहा। जुड़वां बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार थे। उन्होंने ओल्ड डॉग टॉम, जेनेट और जॉन और उनके रोनल्ड रिडाउट वर्कबुक को जल्दी से जल्दी पढ़ा था। रात में अम्मू उन्हें किपलन की जंगल बुक से पढ़कर सुनाती थी। अब चिल द काइट रात को घर ले आता है, जिसे मैन द बैट ने आजाद किया था। उनकी बाहों के नीचे के बाल बेडसाइड लैंप की रोशनी में सुनहरे हो जाते थे। पढ़ते समय अम्मू शेर खान की तरह कर्कश आवाज में बोलती थी, या तबाकी की तरह कराहती हुई, तुम चुनते हो और नहीं चुनते। ये चुनने की कौन सी बात है? जिस बैल को मैंने मारा है, क्या मैं अपने हक तक तुम्हारे कुत्ते की मांद में घुसकर खड़ी रहूं? मैं, शेर खान, बोलती हूँ। और मैं, रक्षा, जवाब देती हूँ। जुड़वां बच्चे ऊंची आवाज में चिल्लाते थे। एक साथ नहीं, लेकिन लगभग। आदमी का बच्चा मेरा है, लुंगड़ी मेरा है। उसे नहीं मारा जाएगा। वह झुंड के साथ दौड़ने और झुंड के साथ बंटने के लिए जीवित रहेगा। और अंत में, देखो तुम, छोटे नंगे शावकों के शिकारी मेढक मछली हत्यारे, वह तुम्हें बटेगा। बेबी कोचम्मा, जिन्हें उनकी औपचारिक शिक्षा का प्रभार दिया गया था, ने उन्हें चार्ल्स और मैरी लैम्ब द्वारा द टेम्पेस्ट का संक्षिप्त संस्करण पढ़ा था। जहाँ मधुमक्खी चूसती है, वहाँ मैं चूसता हूँ, एस्था और राहेल कहते हुए घूमते थे। मैं एक काउस्लिप की घंटी में रहता हूँ।
इसलिए जब बेबी कोचम्मा की ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी मित्र मिस मिटन ने एस्था और राहेल को एक शिशु पुस्तक द एडवेंचर्स ऑफ सूसी स्क्विरल उपहार के रूप में दी, जब वह एमएनएम गई, तो वे बहुत नाराज हुए। पहले उन्होंने इसे आगे पढ़ा। मिस मिटन, जो पुनर्जन्म लेने वाले ईसाइयों के एक संप्रदाय से संबंधित थी, ने कहा कि जब उन्होंने उन्हें इसे जोर से पढ़ा, तो वे उनसे थोड़ी निराश हुई। ए सर्टेनवडा फो ईसूस लैरियोक्सेस एनो गनिर्ब्स गनिनरोम ईसूस लैरियोक्सेस एकोवपू। उन्होंने मिस मिटन को दिखाया कि मलयालम और मैडम आई एम एडम को पीछे की ओर और आगे की ओर पढ़ना कैसे संभव है। वह खुश नहीं हुई और यह पता चला कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि मलयालम क्या है। उन्होंने उन्हें बताया कि यह वह भाषा है जिसे केरल में हर कोई बोलता है। उसने कहा कि उसे ये धारणा थी कि इसे केरली कहा जाता है। एस्था, जो तब तक मिस मिटन को नापसंद करने लगी थी, ने उसे बताया कि जहां तक उसका सवाल है, यह एक बेहद बेवकूफी भरी धारणा थी। मिस मिटन ने बेबी कोचम्मा से एस्था की बदतमीजी और उनके पीछे की ओर पड़ने की शिकायत की। उसने बेबी कोचम्मा से कहा कि उसने उनकी आंखों में शैतान देखा है। उन्हें लिखने के लिए कहा गया था, भविष्य में हम पीछे की ओर नहीं पढ़ेंगे। भविष्य में हम पीछे की ओर नहीं पढ़ेंगे। 100 बार आगे की ओर। कुछ महीने बाद मिस मिटन की होबार्ट में एक दूध की वैन ने हत्या कर दी, जो क्रिकेट ओवल के सामने सड़क के उस पार थी। जुड़वां बच्चों के लिए इस तथ्य में छिपा हुआ न्याय था कि दूध की वैन पीछे की ओर जा रही थी। लेवल क्रॉसिंग के दोनों ओर और बसें और कारें रुकी हुई थीं। एक एम्बुलेंस, जिस पर सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल लिखा था, एक शादी में जाने वाले लोगों से भरी हुई थी। दुल्हन पीछे की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका चेहरा विशाल लाल क्रॉस के उखड़ते पेंट से आंशिक रूप से छिपा हुआ था।